आज हमें जो पढ़ना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ टू लॉन्ग, बट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेक्शन में और शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में हम इसे पढ़ते चले जाएंगे। तो हम अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। कौन से रीजन में? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब इसमें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि इसमें प्राइमरी ऑर्गन होता है, सेकेंडरी ऑर्गन, दो प्रकार के ऑर्गन होते हैं। लेकिन प्राइमरी में जो होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना, मेल और मेन मतलब मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है हमारा टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है ना वो क्या होता है? टेस्टिस होता है, जो कैसी होती है? वन पेयर मतलब कितनी होती है? दो होती है। क्लियर? और अगर हम बात करें दूसरे जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो एसेसरी ऑर्गन में हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बात करें स्क्रोटम की, स्क्रोटम जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश, वृषण कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृषण कोश बोला जाता है। स्क्रोटम के बाद हमें मिलता है रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। फिर मिलते हैं वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। फिर मिलता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। फिर हमें मिलता है वास डिफरेंसिया या वास डिफरेंस। ठीक है। देन आता है हमारा इसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? इस वास डिफरेंस से कौन मिल जाता है? सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल मिल जाता है। जब ये आपस में इनका सब्सटेंस जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं कॉमनली इजैकुलेटरी डक्ट। और ये ओपन कहाँ होती है? ये ओपन होती है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में। फिर इसके बाद आती है हमारी प्रोस्टेट। क्या आती है? सेमाइनल वेसिकल, उसके बाद आती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, एंड प्रोस्टेट के बाद होती है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल भी बोला जाता है। यूरेथ्रा इसमें आ जाता है, इसके बाद यूरेथ्रा आ जाता है, मूत्र मार्ग। ठीक है। फिर आ जाता है इसमें हमारा पेनिस, पेनिस ग्लैंड्स, पेनिस परफ्यूस। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। साथ ही 3 ग्लैंड भी हो गए, 1 2 3। तो ये हमारी क्या हो गए? एसेसरी ऑर्गन हो गए। एसेसरी ऑर्गन में हमारी 3 ग्लैंड भी हमने लिख लिए। इनको शायद हम साथ में अलग से लिख सकते थे, जेनाइटल ग्लैंड्स। जेनाइटल ग्लैंड मतलब जननीय ग्रंथियाँ, जो कि क्या करती है? हेल्प करती है। प्रोस्टेट, कॉपर्स और सेमाइनल वेसिकल, तो ये हमारी ग्लैंड्स होती है। क्लियर? ये सभी क्या होती है? एसेसरी होती है। तो मेन कौन होता है? ओनली टेस्टिस। क्लियर? तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्रोटम की। किसकी बात करेंगे? स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम क्या होता है? इस स्क्रोटम को हम बोलते हैं वृषण कोश। स्क्रोटम जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश, जिसे हम बोलते हैं ना, पोलन पढ़ा था हमने प्लांट में। तो पोलन के किसके अंदर होते हैं? जो परागकण होते हैं, एंथर होता है। एंथर के अंदर परागकोश होता है। ठीक है। तो एंथर को क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। तो ऐसे स्क्रोटम होता है जिसे वृषण कोश बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? टेस्टिस होती है। मैंने क्या बोला कि जो हमारी टेस्टिस होती है 1 पेयर होती है। कितनी होती है? 1 पेयर। 1 पेयर मतलब कितनी होगी? 2 होगी। तो हमारी टेस्टिस कौन कौन सी है? एक तो ये टेस्टिस है, देखिए टेस्टिस, 2 टेस्टिस है। अब 2 टेस्टिस जो होती है ना, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वृषण कोश के अंदर। मतलब वृषण है, इन्हें बोला जाता है वृषण, मतलब इसे बोला जाता है टेस्टिस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। किसमें प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम को हम वृषण कोश बोला जाता है। अब क्या होता है? ये जो होता है स्पर्म, इसे बोला जाता है स्पर्मेटिक कोड। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? स्क्रोटम की कर रहे हैं। स्क्रोटम की कर रहे हैं मतलब स्क्रोटम जो कि वृषण कोश है, जिसके अंदर टेस्टिस वृषण प्रेजेंट है। कितने होते हैं वृषण? 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर में प्रेजेंट होती है।
अब स्क्रोटम को समझते हैं हम। जो इसका लेंथ होता है ना, जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है चौड़ाई। और अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो लंबाई जो होती है ना वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3। तो लंबाई कितनी होती है? 4 से 5। तो जोड़ सकते हैं 2 3 4 5। ये अपने को ध्यान रखें, चौड़ाई 2 3, लंबाई 4 5, ये इतनी इसकी क्या होती है? इसकी हाइट होती है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर लटका रहता है। शरीर के बाहर क्या होता है? लटका हुआ रहता है। अब एक और बात ध्यान रखना, ये हाइट वगैरह हमने देख ली, लेकिन शरीर के बाहर क्यों रहता है? क्योंकि ये क्या करता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ये क्या करता है? टेम्परेचर को लोअर करता है। लोअर मतलब कम करता है। इसलिए क्या होते हैं, ये शरीर के बाहर रहती है। जिससे क्या होगा कि जो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस, इसके अंदर क्या होते हैं? इस तरह के लोब्यूल्स होते हैं। क्लियर? तो इस टेस्टिस के अंदर ये लोब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? स्पर्म बनने की प्रोसेस हो जाती है। तो स्पर्म बनने की प्रोसेस को जरूरत होती है टेम्परेचर की लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है स्क्रोटम के, ये जो है बाहर की तरफ लटकी रहती है। इससे क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है बाहर कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनने, शुक्राणु बनने की प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? अब आगे बात करें तो ये स्क्रोटम हो गया। स्क्रोटम जो है हमारा, इसका साइज देख लिया। इस जो बाहर है, बाहर लटका रहता है। किसके द्वारा लटका रहता है? स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करती है वो करती है डार्टोस मसल। कौन सी मसल करती है? डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल जो होती है ना, ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। किसके अंदर करती है? स्क्रोटम के अंदर। जब गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि जो स्क्रोटम जो होता है स्पेंड हो जाता है, फैल जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है। क्लियर? तो ये बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन जब जैसे विंटर, सर्दियों का सीजन होता है, तो ये जो स्क्रोटम होती है वो श्रिंक होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। तो जो ये जो है ना, ये जो पूरा टेस्टिस और स्क्रोटम पूरा थोड़ा सा और अंदर चला जाता है। कब जाता है? सर्दियों के दिनों में। लेकिन जब गर्मी आती है तब ये और बाहर नीचे की तरफ आता है। ये इसका जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन कहाँ हो जाता है? उदर गुहा से होता है। उदर गुहा से। उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी से होता है। एब्डोमिनल कैविटी सभी जीवों में कब होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। कब होता है? लगभग 7वें मंथ में। प्रेगनेंसी का 7वां मंथ होता है ना, जब बच्चा पेट में होता है, तो 7वें मंथ में वो क्या होता है कि इस जो है, ये जो है बाहर आ जाती है। बनती तो एब्डोमिनल कैविटी में ही है, लेकिन 7वें महीने में क्या हो जाती है? बाहर आने लग जाती है। जब 7वें महीने में बाहर आ जाती है तो बाहर क्यों आने लग जाती है? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्तन होता है, इसके कारण होता है। बाहर आ जाती है 7वें महीने में। लेकिन कुछ एनिमल होते हैं जिनमें बाहर नहीं आते। जैसे अगर हम बात करें एक्वाटिक की, एक्वाटिक मतलब जैसे हम बोलते हैं जलीय, तो जलीय जैसे अगर हम बात करें हाथी की, हाथी हुआ, व्हेल हुआ, इटिस। हाथी और व्हेल में क्या होती है? ये एब्डोमिनल मतलब पेट के अंदर ही रहती है, लेकिन हमारे अंदर क्या होती है? ये बाहर आ जाती है, जैसे गाय भैंस होती है। जैसे अगर हम बात करें ओटर की बात करें, बेट की बात करें, तो जैसे रेट हुआ, बेट्स हुए, चमगादड़ जिन्हें बोलते हैं, ओटर, ठीक है, मेमल एक प्रकार का। तो इनमें भी क्या होता है? जो ब्रीडिंग होती है ना, ब्रीडिंग का टाइम होता है, जब ये मिलते हैं मेल और फीमेल, उसी टाइम पे क्या होती है? बाहर आती है। ब्रीडिंग के टाइम बाहर आती है। कौन आती है? टेस्टिस। लेकिन हाथी और बैल में कभी बाहर नहीं आती, बाहर नहीं आती है। हमारे अंदर हमेशा बाहर रहती है। कब से बाहर रहती है? 7वें मंथ से। तो ये जो है स्पर्मेटिक कोड से ये क्या करती है? बाहर लटकी रहती है। लेकिन बाहर जो एब्डोमिनल कैविटी से आती है वो आती है वक्षण नाल से। कहाँ से आती है? वक्षण नाल से। वक्षण नाल किसे बोला जाता है? इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल जिसे बोला जाता है, इंग्यूनल कैनाल। ये इंग्यूनल कैनाल से क्या होती है? बाहर की तरफ आती है। तो स्पर्मेटिक कोड, और हम बोल सकते हैं कि ये कि इंग्यूनल कैनाल है, इंग्यूनल कैनाल या वक्षण नाल होती है, इसके द्वारा ये बाहर आ जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा
एक और बात ध्यान रखना, जो स्क्रोटम सेप्टम होते हैं ये जो दोनों हैं अलग अलग रहती है। अलग अलग किसके माध्यम से होती है? जिसे बोलते हैं स्क्रोटम सेप्टा। स्क्रोटम सेप्टा के माध्यम से ये सेप्टा होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये सेप्टा इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इस तरह से ये प्रेजेंट होती है। तो ये स्क्रोटम सेप्टा के माध्यम से दोनों क्या होती है? डिवाइडेड रहती है, अलग अलग रहती है। क्लियर? और एक प्रोसेस और होती है, जैसे अगर अब बात करें, कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ में लेट भी ये बाहर निकलती है, मतलब 7वें महीने से बाहर निकलने लग जाती है, लेकिन हो सकता है 1.5 साल 2 साल तक ये बाहर ना निकले, लेकिन 1.5 साल तक 18 महीने तक अगर बाहर आ जाती है तो ठीक, नहीं तो इनफर्टिलिटी की प्रोसेस होती है, मतलब नपुंसकता आ जाती है व्यक्ति में। और अगर उसको फिर बाहर लाना है तो वो ऑपरेशन से आती है, और वो प्रोसेस हो जानी चाहिए 18 महीने के भीतर। तो जब ये बाहर नहीं निकलती, इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब मतलब जो स्क्रोटम से या टेस्टिस बाहर नहीं आती है, इसे बोलते हैं क्रिप्टोकाइरिडिज्म। क्रिप्टोकाइरिडिज्म, तो क्रिप्टोकाइरिडिज्म क्या होता है? जब जो होता है ना, ये हमारे जो टेस्टिस होती है बाहर नहीं आती, शरीर से बाहर नहीं आती, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टोकाइरिडिज्म। क्रिप्टोकाइरिडिज्म, क्रिप्टोकाइरिडिज्म। तो इसमें क्या होता है? टेस्टिस बाहर नहीं आती है, नपुंसकता देखने को मिलती है, क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर रहेगी तो क्या नहीं बनेंगे? स्पर्म नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस में जो है जो टेस्टिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बना पाएगी, स्पर्म नहीं बना पाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएगी, तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? स्पर्म बनेगी। ये बात यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। आगे हम इसमें देखेंगे कि टेस्टिस क्या होती है। अब टेस्टिस के एक स्ट्रक्चर को निकालेंगे, यहाँ पर एक ही टेस्टिस को हम पढ़ेंगे, तो इसको बेसिक से देखेंगे। वृषण जो कि टेस्टिस होता है वो एक पेयर में होता है, मतलब 2 होती है, टांगों के बीच लटकी रहती है, तापमान मेंटेन करने के लिए डायटोस मसल होती है, और ये जो सभी रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कौन से रीजन में होते हैं? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे वृषण की। वृषण का जो साइज था वो मैंने बता दिया था। इसकी चौड़ाई, विड्थ जो होती है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये स्पर्मेटिक कोर्ड के माध्यम से, स्पर्मेटिक कोर्ड के नलिका के माध्यम से शरीर के, मतलब 2 टांगों के बीच में लटकी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? टेस्टिस की। टेस्टिस, तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। क्लियर? तो टेस्टिस जो होती है, मेन बोल सकते हैं मुख्य जननांग है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? हमारा टेस्टिस है। कौन है? टेस्टिस है। कितनी होती है? 2 होती है। टोटल कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? प्रेजेंट कहाँ होती है? जो अगर हम इसकी बात करें इसकी प्रेजेंट की, तो ये जो है स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर लटकी रहती है स्पर्मेटिक कोर्ड के माध्यम से। ये हमने पहले भी देख लिया है स्क्रोटम। टेस्टिस में 3 कवरिंग होती है। पहली होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस, और तीसरी होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है क्या करता है? सेप्टा बनाता है। क्या बनाता है? सेप्टा। सेप्टा बनाता है, मतलब उसमें क्या बनाता है? सेप्टा मतलब आवरण अलग अलग क्या बना लेता है? खंड बना लेता है। तो लगभग सेप्टा बना लेता है, और 200 से 300, कितने? 200 से 300 लोब्यूल बनाता है। क्या बनाता है? लोब्यूल बनाता है। 200 से 300 लोब्यूल बना लेता है। तो इन लोब्यूल के मध्य में क्या हो जाता है? सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बन जाता है? सेप्टा बन जाते हैं। तो मान लो एक लोब्यूल है, 2 लोब्यूल है, एक लोब्यूल के बीच में सेप्टा, दूसरे के बीच में, तीसरे के बीच में, इस तरह से कितने लोब्यूल बन जाते हैं? 200 से 300 लोब्यूल्स बन जाते हैं। और इनके मध्य कौन प्रेजेंट होता है? सेप्टा। और सेप्टा का निर्माण कौन करता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो तीसरा आवरण होता है वो करता है, जो आंतरिक होता है वो। अब इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से जो सेप्टा बनते हैं, जो लोब्यूल्स बनते हैं, 200 से 300 बनते हैं। इन 200 से 300 लोब्यूल्स में ईच वन में, मतलब हर एक में, एक लोब्यूल में लगभग 2 से 3, एक
मतलब एक लोब्यूल है हमारे पास, एक सिंगल लोब्यूल है, एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होती हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो लगभग इसमें तो एक टेस्टिस के अंदर लगभग 750, कितने? 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि सेप्टा बनाता है, जिससे 200 से 300 लोब्यूल्स बन जाते हैं, खंड बन जाते हैं। इन एक खंड के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। नलिकाएं, तो शुक्र जनन नलिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कितनी शुक्र जनन नलिकाएं होती है? 750, लगभग 750 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं इन्हें, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लगभग 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और इनके अंदर क्या होता है? शुक्र जनन की प्रोसेस होती है, शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है। अगर सबसे पहले बात करें इसके लोब्यूल्स की, 1 2 3 4, तो इस तरह से इसके अंदर कितने होते हैं? 7, लगभग 200 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या है? ये लोब्यूल है। ये हमारी क्या है? टेस्टिस है। और इस लोब्यूल के अंदर लगभग कितनी, मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक ये है, एक ये, तो 2 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। कितनी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है? 2 से 3। तो इसमें भी होगी इतनी। ये कुंडलित नलिकाएं होती है, जिसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। अब ये एक जगह पर मिलती है, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टिस बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया, यहाँ पर आता है एपिडिडाइमिस और यहाँ पर आता है वास डिफरेंशिया। और आगे चलकर ये कहाँ चली जाती है? सेमाइनल वेसिकल्स में मिलती है, इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है, प्रोस्टेट का मटेरियल प्रोस्टेट में जाती है, वहाँ से कोपर्स ग्लैंड से यूरेथ्रा में एंटर करती है, यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर हो जाती है, ठीक है। जो यूरिन वगैरह बाहर होता है, स्पर्म बाहर होता है, वहाँ पर पहुँच जाती है। क्लियर? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो है ये हमारी टेस्टिस है, सिंगल टेस्टिस है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने आपको लोब्यूल्स बता दिए, कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है? एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 हमको ट्यूब्यूल्स देखने को मिल सकती है। ओरिजिन में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है इसमें कि जो प्रोसेस होती है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्या करती है? शुक्राणु जनन करती है। क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस करती है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस करती है तो क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। तो इसमें भी क्या होती है? इसके अंदर 2 वॉल होती है, 2 दीवारें होती है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 वॉल्स होती है। जैसे मैंने अगर ये बता दिया कि यहाँ पर क्या है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसमें एक बाहरी होती है और एक आंतरिक होती है, जिसमें बाहरी को मेम्ब्रेना प्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाहरी को? मेम्ब्रेना प्रोपिया। तो बाहरी मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेना प्रोपिया। और इसके अंदर आंतरिक, सपोज दिस इज आंतरिक, दिस इज, ये क्या होती है? गोल होती है, सॉरी गोल बना लेते हैं इसको, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? कुंडलित होती है। ये बाहरी हो गई और ये आंतरिक हो गई। बाहरी को क्या बोला? मेम्ब्रेना प्रोपिया। और जो आंतरिक होती है ना, इसको बोलते हैं जर्मिनेटिव एपिथेलियम। जर्मिनेटिव एपिथेलियम। तो मेम्ब्रेना प्रोपिया ये बाहरी दीवार हो गई, और जो आंतरिक है मतलब जननिक एपिथेलियम कोशिका जो होती है वो ये आंतरिक होती है।
अब ये जर्मिनेटिव एपिथेलियम कोशिकाएं ही क्या करती है, आगे चलकर क्या बनाती है, हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। कैसे करेगी, जैसे अगर हम बात करें, इन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोला जाता है, इसकी जो सेल होती है स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स में वो कैपेसिटी होती है जो क्या कर सकती है, एक नया जीव बना सकती है। तो यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा नया जीव बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल्स जो होती है, इसके अंदर मान लो क्या होती है, बहुत सारी जर्मिनेटिव क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ए स्पर्मेटोगोनिया। क्या होगा ये हमारे स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसे होते हैं, 2n होते हैं। 2n मतलब ये कैसे होते हैं, माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं। जब इनमें और इनके इसके मध्य में जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहीं स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस में क्या होती है, नर्व सेल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, और साथ ही और स्मॉल कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को बोला जाता है लीडिंग सेल। क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल्स। क्या बोला जाता है, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल्स के मध्य प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, आगे चलकर जो एंड्रोजन है वो बनाती है, और जो सेकेंडरी कैरेक्टर आएंगे वो किसके कारण आएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आएंगे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या वो कौन बनाएंगे, लीडिंग सेल्स बनाती है। कैसे बनाती है, इसका कॉन्टेक्ट रहता है, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कहाँ से संपर्क रहता है, पिट्यूटरी मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे संपर्क रहता है। 11th में आपने ये पढ़ा होगा, जिसकी एंटीरियर ग्लैंड होती है, एंटीरियर भाग जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भाग होता है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उस हार्मोन का प्रकोप कहाँ पर होता है, लीडिंग सेल्स में होता है। लीडिंग सेल्स से क्या बनता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे एंड्रोजन बोलते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जो मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर लाता है। चौड़ा सीना, चेहरे पर बाल, ठीक है, इस तरह की स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाता है, आवाज कर्कश करता है। ये सभी कैरेक्टर मैंने आपको पहले बता दिए। तो ये सब के लिए लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ये क्या करेगी, मान लो इसमें क्या होगी, स्पर्मेटोसाइड बनेगी। तो मान लो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनी, तो क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनी, स्पर्मेटोसाइड बनी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटिक सेल बनी। ये भी कैसी होती है, 2n होती है। अब ये क्या करेगी, ये सेल जो होती है माइटोसिस ही करती है, लेकिन ये क्या करती है, अपना आकार बढ़ाते चले जाती है। इस तरह से आकार बढ़ा लेगी, और आकार बढ़ा लेने के बाद ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल होती है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। कैसे बनाएगी, इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। ये हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, साइज बढ़ाएगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद मियोसिस करेगी, और कई प्रकार के स्पर्मेटिड्स बनाएगी। क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स बनाएगी। और स्पर्मेटिड्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। स्पर्मेटिड्स स्पर्म के प्राइमरी सेल्स होते हैं, तो ये स्पर्म बनाएंगे, और स्पर्म बनाएंगे तो इनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो भोजन के लिए इसमें क्या होती है, बीच बीच में मोटी फूली हुई सी क्या होती है, सेल्स होती है, जिन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स या नर्स कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, नर्स सेल्स। अब नर्स क्या करती है, देख रेख करती है पेशेंट की। तो ये भी स्पर्म जो बन रहा है इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसके लिए भोजन प्रदान करती है, कौन करती है, सर्टोली सेल प्रदान करती है। लीडिंग सेल का वर्क बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर 3 प्रकार कौन कौन सी सेल्स मिलती है। एक तो जर्मिनेटिव एपिथेलियम सेल मिलती है, दूसरी होती है लीडिंग सेल्स मिलती है, और तीसरी होती है सर्टोली सेल्स मिलती है। बात क्लियर है, इनके तीनों के काम बता दिए। जर्मिनेटिव एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनियम बनाती है, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर क्या बनाएगी, स्पर्मेटिड्स बनाएगी। फिर लीडिंग सेल्स का क्या कार्य, एंड्रोजन या हार्मोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन दूसरी होती है, तीसरी सर्टोल सेल्स होती है जो भोजन प्रदान करती है, जो भी स्पर्म बनता है उसको।